मैं मुकेश आप सबसे सामने हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। और आइए हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हम भाषा की बात कर लें और भाषा का हिस्ट्री में थोड़ी सी उसकी बात कर लूँ, उसके टाइम पीरियड की बात कर लूँ, तो उससे संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपके सामने। और ये सारी चीजें जितनी भी परीक्षा है यूपीएससी ट्रिपल एसएससी होती है, यूपी ट्रिपल एसएससी की, उसके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और मैं इसको बहुत अच्छे आपको इसमें फैक्ट्स दे रहा हूँ। इसको अच्छे से आप लर्न करिए, कई बार इसको देखिए, सीखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं भाषा की सबसे पहले। ठीक है, भाषा मैं सीधे सीधे बात करूँ कि हम जब कभी भी मतलब कुछ लेना देना होता है, किसी से अपनी बात शेयर करना होता है, तो हम वही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा क्या होता है कि ये एक माध्यम होता है कि हम अपने बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये भाषा जो है शब्द, ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, संस्कृत के भाष धातु से। और भाष धातु जिसका तात्पर्य होता है अभिव्यक्त करना। ठीक है, यानी कि अभिव्यक्त करना। आपके अंदर जो भी बातें हो, जो आपके अंदर विचार होते हैं, जो आपके अंदर भावनाएं उमड़ती हैं, उन सारी चीजों को अभिव्यक्त करना है क्या कहलाता है भाषा। ठीक है, तो ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। आगे देखिए भाषा की परिभाषा। मैं इसको आपको बहुत शार्ट में बता रहा हूँ कि भाषा क्या होता है। विचार विनिमय का एक साधन है, विचार विनिमय का साधन है। ठीक है, इससे भी कुछ नहीं। और इसको बहुत सारे भाषाविदों ने अनेक प्रकार से इसको परिभाषित किया है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अभी पीटी गुड़े ने बताया था कि ध्वन्यात्मक प्रकटीकरण को भाषा कहते हैं, कि मतलब जो ध्वनि रूप में प्रकटीकरण हम करते हैं उसी को भाषा कहा जाता है। तो ये थी भाषा की परिभाषा। आप सीधे इतना जानिएगा, विचार विनिमय का एक साधन, अपने विचारों को दूसरे से शेयर करना, दूसरे के विचारों को अपने आप समझना। ठीक है, तो मैं आपको बात करूं थोड़ा सा जो भारतीय आर्य भाषा था, इसका काल विभाजन हम देख लेते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, बहुत प्राचीन इसको आर्य भाषा ही कहा जाता था, क्योंकि आर्यों के द्वारा ज्यादा प्रयोग की जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्राचीन आर्य भाषा को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, यानी कि पहला क्या, प्राचीन आर्य भाषा, ये लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत। ये वैदिक संस्कृत जो वेदों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये वेदों में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, और जो लौकिक संस्कृति होती है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1500 से 800 ईसा पूर्व तक, और ये 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक थी लौकिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका कालक्रम था। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। इसमें 3 पार्ट हो गए। देखिए, एक पाल थी जिसको बौद्ध भाषा भी कहा जाता था, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका है प्राकृतिक। ठीक है, और हम आपको बता दें कि हमारे एक थे भाषा भी। ठीक है, तो प्राकृतिक को पाली कहा जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे हिंदी साहित्य में जब बात करेंगे। इस प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी के नाम से भी जाना जाता था, जिसको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी प्रयोग में लाते थे। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म में आप लोग पढ़े होंगे कि उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे, इसमें अभ्रंश है, आहट। ये इसी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, अभ्रंश। ठीक है, इन्हीं सारे चीज इसमें विकास होता गया क्रम से, अंततः इसको लोगों ने अभ्रंश बोला, कुछ लोगों ने आहट बोला, कुछ लोगों ने इसको आहट बोला है, या कुछ लोगों ने इसको कह दिया। जैसे हमारे भाई आलोचक, बहुत बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के हैं,
भारत इनको हम बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इसको कहते हैं कि ये बिगड़ा हुआ रूप या बिगड़ी हुई भाषा के रूप में इसको नामित करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है आधुनिक आर्य भाषा। ये आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है, जो आपके सामने हम आजकल प्रयोग में लाते हैं, आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये खड़ी बोली जो आज अपने परिनिष्ठित रूप में सामने उभर कर आई है, साहित्यिक रूप में आई, जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं कि राजभाषा राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है हमारे देश में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतनी भारतीय आर्य भाषा का कार्य विभाजन था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश के कई रूप थे। ठीक है, अपभ्रंश या अवाट्य के कई रूप थे। इधर देखिए मैंने अपभ्रंश और इधर उससे विकसित भाषाएं और उपभाषाएं हैं। तो हम बात आपसे कर लेते हैं कि पहली सौरश्रेणी अपभ्रंश है। इस सौरश्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा इसमें पहाड़ी भी आती है। ठीक है, पहाड़ी भी इसमें आती है, लेकिन ये खस से विकसित है, खस अपभ्रंश से। ठीक है, ये खस अपभ्रंश से विकसित है। आपको कहीं कहीं मिलेगा कि दो इसी से विकसित है, सौरश्रेणी से, जबकि ये खस से विकसित है। पहाड़ी खस अपभ्रंश एक है, उसकी चर्चा हमने नहीं की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मागधी देखिएगा, मागधी इससे बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। ठीक है, जो पूर्वोत्तर की आप देख रहे, बांग्ला हो गई, उसके बाद आपका उड़िया हो गई, उड़ीसा की, इस समय उसको उड़ीसा बोला जाता है। असमिया जो असम क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद अर्धमागधी, ठीक है ना, ये आधे मगधी क्षेत्र में बोली जाती थी, अवध वगैरह क्षेत्र में, इसलिए इसको अर्धमागधी बोला गया। और इससे विकसित है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पैसाची, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा। पंजाबी आप देख रहे हैं पंजाब में बोली जाती है, लेकिन लहदा जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती थी। उसके बाद महाराष्ट्री एक अपभ्रंश है। इस महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए इतने की मतलब ये जानना जरूरी है। तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानिएगा कि सौरश्रेणी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती विकसित है। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया विकसित है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित है। पैसाची से पंजाबी और लहदा विकसित है। महाराष्ट्र से मराठी विकसित है। ठीक है, तो ये अपभ्रंश के प्रकार थे। अब इसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे और इस पे बात करेंगे कि इन सौरश्रेणी, ये अपभ्रंश जो इन भाषाओं में कितनी बोलियां हैं और उनमें कहां कहां क्या बोली जाती है। ठीक है, तो इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको इसमें कुछ चीजें जैसे लगता है कि कहीं भी आपको दिक्कत महसूस होती है या आपको ये लगता है कि मतलब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है, तो उस पर आप हमारे चैनल पर एक कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको 100 यानी कि 100% श्योर है कि उसका आंसर आपको अवश्य देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।